learners, this is Shruti and welcome back to Literature Gyan. Today we are going to discuss types of figure of speech in detail. In our previous video, we have already discussed the introduction and in brief what are the different kinds of figure of speech. So let's get started. Okay? So the first one is figure of resemblance or relationship. हमने फर्स्ट काइंड पहले भी देखा था, फिगर ऑफ रिसेम्बलेंस और रिलेशनशिप. इस कैटेगरी में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिमली, मेटाफर, कैनिंग, कंसीट, पैरेललिज्म, पर्सोनिफिकेशन, मेटोनिमी, साइनेक्डेकी एंड यूफेमिज्म. ये फर्स्ट कैटेगरी है और इसके अंदर ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं. जब आप ये सारे डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मेटोनिमी के बारे में डिस्कस किया है, हम एक बार फिर कर लेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट वन विच इज सिमली. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज सिमली. सिमली, it is a figure of speech that directly compares two unlike things. सिमली क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. सबसे पहली बात, जो क्या करता है, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करता है. मतलब वो चीज़ें बिल्कुल अनलाइक होंगी, डिफरेंट होंगी, पर उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन पता चलेगा सिमली से. देखते हैं कैसे. लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स. लाइफ को चॉकलेट से कंपेयर किया जा रहा है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट से. मतलब आप एक चॉकलेट उठाएंगे, आपको नहीं पता वो कौन सा होगा. तो लाइफ में भी जो डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं. हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. तो यहाँ पे लाइफ और चॉकलेट को कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज एज बिजी एज अ बी. ये तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, हम लोग यूज़ करते हैं. हम सभी जानते हैं कि जो बी है वो कितना ज़्यादा पंक्चुअल होती है और कितनी बिजी होती है. तो अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है, डिसिप्लिन वे में काम करता है और बिजी रहता है ऑफ कोर्स, तो हम क्या कहते हैं, ही इज़ एज बिजी एज अ बी. तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस किया होगा, लाइक, एज. ठीक है. द नेक्स्ट वन, एज कोल्ड एज आइस, एज. सो हेयर वी आर फाइंडिंग वन कॉमन थिंग विच इज एज और लाइक. यहाँ पे हमें या तो लाइक मिल रहा है दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, या फिर एज मिल रहा है. चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. एज कोल्ड एज आइस, मतलब बर्फ के जितना ठंडा है ना. हम बोलते हैं अच्छे से बताने के लिए कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है, हम उसे कंपेयर कर देते हैं आइस के, क्योंकि आइस से ज़्यादा तो कुछ ठंडा हो ही नहीं सकता, तो हम उसे कंपेयर करते हैं आइस के साथ, है ना. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एज इनोसेंट एज अ लैम्ब. ये एग्जाम्पल तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस क्लास. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस एग्जाम्पल कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है कि हम किसी को लैम्ब से कंपेयर करते हैं, वो इतना इनोसेंट है ना. तो यहाँ हमने देखा लाइक, एज, यहाँ भी हमने देखा. तो ये जो वर्ड्स हैं ये दोनों यू कैन से की वर्ड्स हैं सिमली को पहचानने के. आप सिमली को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यही दोनों वर्ड्स के साथ. ठीक है. वी कंपेयर यूजिंग लाइक और एज. यहाँ पे हम टू अनलाइक थिंग्स को तो कंपेयर करते ही हैं, लेकिन की वर्ड यूज करते हैं विच इज ईदर लाइक और एज, जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल्स में देख भी सकते हैं. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द इंग्लिश लिटरेचर. द फर्स्ट वन इज माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज. लाइक, यहाँ पे लव को क्या कहा गया है? रेड रेड रोज. अब आपको ये जो स्पेलिंग है LUVE ये रॉन्ग लग रहा होगा, बट यही टेक्स्ट में लिखा हुआ है. ये एक पोएम है जो बर्ड ने लिखी है, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज. तो यहाँ पे लव को रेड रोज से कंपेयर किया गया है. द सेकेंड वन इज आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और ये पोएम का फर्स्ट लाइन है आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, और यही टाइटल भी है. समटाइम्स इसको डेफोडिल्स भी कहते हैं इसी पोएम को. ओके, सो आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. तो यहाँ पे जो आई है उसको क्लाउड से कंपेयर किया गया है और एज तो हमें दिख ही रहा है. सो ये एग्जाम्पल है सिमली का. द नेक्स्ट वन इज लव अ टेंडर थिंग? इट इज टू रफ, टू रूड.
टू बॉइस्ट्रस एंड इट प्रिक्स लाइक थॉर्न। ये जो कोट है ये विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट। उसमें रोमियो ये लाइन कहता है, इज लव अ टेंडर थिंग? क्या लव एक टेंडर थिंग है? नहीं, ये बहुत ही रफ है, बहुत ही रूड है, बहुत ही बॉइस्ट्रस है और ये चुभता है हमें कांटे की तरह। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कंपैरिजन, है ना। लाइक लव को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं कहा गया है बल्कि इसको कांटे की तरह कहा गया है। सो दीज आर सम फेमस एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सिमिली तो हम यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस भी किया है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम सिमिली को यूज़ करते ही क्यों हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिमिली। आखिर हम सिमिली यूज़ करते ही क्यों हैं? अगर इसे ना यूज़ किया जाए तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे पीस ऑफ राइटिंग में? तो इसे कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, सो सिमिली क्रिएट्स इमेजरी इन रीडर्स माइंड थ्रू फिगरेटिव लैंग्वेज। बिल्कुल, हमने अपने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया है कि लिटरल मीनिंग में और फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। सो ये करता क्या है सिमिली कि ये रीडर के माइंड में इमेजेस क्रिएट करता है। अब इमेजरी भी एक लिटरल डिवाइस है, उसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो इट सिंपली मीन्स कि आप कुछ बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग माइंड में क्रिएट हो जाता है बाय सिमिली। ठीक है, इसे देखेंगे आगे कैसे। उसके बाद है विदाउट इट द डिस्क्रिप्शन वुड बी लिमिटेड टू डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, अगर इसका यूज हम ना करें तो हमारा जो लैंग्वेज होगा वो क्या हो जाएगा, बस लिटरल। मतलब हमें उसे या फिर बहुत ज़्यादा समझाना भी पड़ेगा। जैसे हमें अगर किसी चीज़ को बताना है कि वो बहुत ठंडा है तो शायद हमें 2-3 लाइन्स बोलने पड़े, या बहुत ठंडा है बोलने में उतना मज़ा ना आए तो हम क्या कहते हैं, बर्फ जितना ठंडा है, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं एज कोल्ड एज आइस। तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि हम इसे कितना ठंडा बताना चाह रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, or simply we can say that simile eliminates the need for excessive explanation। मैंने अभी यही समझाया कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से बेटर है हम सिमिली का यूज़ कर लें। ओके, द नेक्स्ट वन इज सिमिली जनरेट्स थॉट एंड इमोशन। या पीस ऑफ राइटिंग में सिमिली यूज़ करने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आप अपने राइटिंग में डेप्थ ला सकते हैं। सो रीडर्स आपके राइटिंग को पढ़कर कुछ थॉट क्रिएट कर सकते हैं, उनको आइडिया लग जाता है दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से और व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस टू द रीडर्स। ओके, सो द लास्ट वन इज इट एड्स डेप्थ टू योर राइटिंग विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसी से रिलेटेड है द प्रीवियस पॉइंट से कि उस डेप्थ को हम जान पाते हैं सिमिली का यूज करके। आई होप इट इज क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट इज सिमिली। So let's talk about another figure of speech which is metaphor. Okay, अब हम metaphor के बारे में डिस्कस करते हैं। So what is metaphor? Basically it is a figure of speech that describes an object or an action in a way that is not literally true but helps explain an idea or make a comparison। तो metaphor है क्या? मेटाफर भी दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन ही करता है, लेकिन अगर आप लिटरल मीनिंग पर जाएंगे तो वो आपको बहुत ही फॉल्स स्टेटमेंट लगेगा, मतलब बहुत ही सिली सा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। लिटरली तो वो ट्रू नहीं है बट आपको समझ में आ जाएगा, जो कि फिगरेटिव लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू अ वेरी सिंपल डेफिनेशन विच इज a word or phrase for one thing that is used to refer to another thing in order to show or suggest that they are similar। मतलब एक ऐसा वर्ड या फिर एक फ्रेज एक चीज के लिए जो कि दूसरे चीज को रेफर कर रहा है ताकि हम दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं और एक मीनिंग निकालते हैं कि वो है क्या या किस चीज के बारे में बात हो रही है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बिकॉज मेटाफर इज वेरी इजी एज सिमिली। ओके, so the first example is love is a battlefield। love को battlefield कहा जा रहा है, love is a battlefield। another example, he broke my heart। अब ये बताइए कि कोई किसी का दिल कैसे तोड़ सकता है, पर हम तो ये बहुत ही नॉर्मली बोलते हैं he broke my heart और she broke up my heart, है ना।
तो दिल तो आपका वहीं का वहीं है, वो तो टूटा नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम सेंस की बात करें तो लिटरल तो सेंस नहीं निकल रहा, बट वी आर गेटिंग व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू कन्वे, क्या वो कहना चाह रहा है हमें समझ में आ जाता है। सो दिस इज मेटाफर, जो हम अक्सर यूज करते हैं या किसी को यूज करते हुए सुनते हैं, ये मेटाफर है। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर एग्जाम्पल। आई एम फीलिंग ब्लू। ओके, व्हाट इट इज, मैं ब्लू फील कर रही हूं। ये ब्लू फील करना क्या होता है? सो बेसिकली इट इज फीलिंग सैड। ओके, सो यू आर फीलिंग सैड, यू कैन से आई एम फीलिंग ब्लू। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो आइडियम है, ये कैसे हो गया आपका मेटाफर? सो एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद इसे क्लियर करेंगे। ओके, सो अनदर वन इज ही इज द एप्पल ऑफ माई आई। ये तो एक बहुत ही फेमस सॉन्ग भी है। सो एप्पल ऑफ माई आई तो एक आइडियम है, ये कैसे मेटाफर हो गया? तो यहाँ पे पर्सन को हम बहुत ही स्वीट, बहुत ही फेवरेट कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी मेटाफर है। और इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था आई एम फीलिंग ब्लू, वो भी एक मेटाफर है, क्योंकि फीलिंग्स को यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्लू वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एवरीडे मेटाफर्स। नाउ वी आर गोइंग टू द लिटरेरी एग्जाम्पल्स। आई मीन टू से दैट कि लिटरेचर में जो मेटाफर्स यूज किए जाते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्हें देखने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। ओके, so let's have some examples of metaphor in English literature. So the first one is, all the world is a stage and all the men and women are merely players. They have their exits and entrances. This is a very famous line from a very famous drama of William Shakespeare, As You Like It. As You Like It एक प्ले है जिसमें विलियम शेक्सपियर ने ये लाइन्स लिखी हैं। बहुत ही फेमस लाइन है और इसका मीनिंग बहुत ही अच्छा है। ये मेरा फेवरेट है पर्सनली, जिसमें ये कहा गया है कि हम सभी जो मेन हैं और वुमेन हैं, वो क्या हैं? प्लेयर्स हैं। इस दुनिया में हम सभी प्लेयर्स हैं, मतलब हम सभी नाटक करते हैं। हमारे भी एग्जिट्स हैं और हमारे भी इंट्रेंसेस हैं। एक बार फिर से इस लाइन को हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। सारी की सारी दुनिया ये स्टेज है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। और हम सब क्या है? हम सब किरदार निभाने वाले व्यक्ति हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड इंट्रेंसेस। जिस तरह एक प्ले के दौरान हम इंट्रेंसेस लेते हैं और फिर एग्जिट कर जाते हैं, उसी तरह हमारे इस लाइफ में भी हम कुछ ऐसा ही किरदार निभाते हैं। सो दिस इज अ वेरी फेमस लाइन एंड इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बाय द हेल्प ऑफ मेटाफर, ये कितना डेप्थ में जा रहा है, इसका मीनिंग हमें कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर हम लोग सीधा बोल देते तो इतना अच्छा नहीं लगता, इतना एम्फैटिक नहीं होता। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सेकेंड वन। My thoughts are stars I cannot fathom into constellations. So this is another very famous line from a very famous book, Faults in Our Stars. और आपको जानकर और भी अच्छा लगेगा कि Faults in Our Stars ये जो टाइटल है, ये भी विलियम शेक्सपियर के ही एक प्ले से लिया गया है, जूलियस सीजर। ओके, सो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पे थॉट्स को स्टार से कंपेयर किया गया है। I cannot fathom into constellations. You know very well that how many stars are there. तो thoughts को star से compare करने का यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब बातें तो बहुत हैं, thoughts तो बहुत हैं, लेकिन उसको words में express नहीं किया जा सकता। Okay? So let's move to the next example, which is, if you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, speak then to me. Okay. So this is another example from the play of William Shakespeare, and which is Macbeth, which is a very famous play and I really like it. बहुत ही अच्छा प्ले है, आपको पढ़ना चाहिए। और समरी तो हम सभी को पता है, इफ़ वी आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, सो ये जो लाइन है ये बैंको ने कहा था। प्ले के स्टार्टिंग में ही है, सीन 1 या 2 में है, एक्ट 1 का, जिसमें वो कहते हैं जब वो विचेस से मिलते हैं और वो भविष्यवाणी करती है किंग बनने के लिए मैकबेथ को, तब बैंको जो है बहुत ही सिंपल सा इंसान था, तो वो कहता है, इस कोट को कहते हुए कहता है कि ये कैसे ट्रू हो सकता है। तो एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे और इसका लाइन को समझने का कोशिश करेंगे। ओके,
So let's read. If you can look into the seeds of time. यहाँ पे seed को कहा गया है, people से रेफर किया गया है. कैसे, आगे जानेंगे, या फिर हम इसे king भी बोल सकते हैं इस टेक्स्ट के हिसाब से. So if you can look into the seeds of time and say which grain will grow, मतलब कि आप अगर ये बता सकते हो टाइम के हिसाब से कि कौन सा ग्रेन जो है सीड से ग्रेन होगा और नहीं होगा, देन तो स्पीक देन टू मी, तो फिर मुझसे आके बात करो. क्योंकि वो 3 विचेस बताती हैं मैकबेथ को कि आने वाले राजा तुम ही बनोगे, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो मरेगा तभी वो राजा बनेगा. तो अगर आप इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हो तो पहले आप मुझे ये भी बता सकते होगे फिर तो कि कौन सा अन्न उगेगा और कौन सा नहीं उगेगा. सो we are very clear here that how much metaphors are used and it is very beneficial. ये एक तरह से हमारे टेक्स्ट में कलर डाल देते हैं. मतलब ऐसे सिंपली तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन अगर हम मेटाफर्स को यूज करते हैं तो और भी ज़्यादा इम्फैटिक हो जाता है, विच इज़ वेरी मच क्लियर हेयर. होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मेटाफर. अब बहुत ही सिंपल लाइंस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली. क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को भी मेरी तरह कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा कि सिमिली में भी कंपैरिजन कर रहे हैं, मेटाफर में भी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे है और क्या डिफरेंस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो आइए कुछ लाइंस में हम उसे भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे. देयर इज वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड मेटाफर, और बहुत ही ईजिली हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सो एक ही पॉइंट है, मैं आपको ऐसे ही डिस्कस कर देना चाहती हूँ विद सम एग्जांपल्स. ओके, सो विच इज यूजेस एज और लाइक. सिमिली बेसिकली यूजेस एज और लाइक, वो तो हमने देख ही लिया कि सिमिली में एज और लाइक ये दोनों वर्ड्स, दोनों में से कोई एक वर्ड होगा ही होगा, ठीक है. लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं होता. ये डायरेक्टली चीज़ों को, जैसे कि कहा ना कि डायरेक्टली बोल देता है. शी इज लाइक एन एंजल अगर हमने बोला तो वो हो गया सिमिली. हमने बोल दिया शी इज एन एंजल, मतलब हो गया मेटाफर. ठीक है, इतना ही क्लियर है ये. अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं. लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ये एग्जाम्पल हमने अभी देखा, और हमने ये भी देखा लव इज अ बैटलफील्ड. तो यहाँ पे लव को बैटलफील्ड कहा जा रहा है, यहाँ पे लव को रोज, रेड रोज के जैसा कहा जा रहा है. तो दोनों ही केसेस में बात तो वही है, लव का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर भी लव का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली कर दिया जा रहा है. देयर इज नो एज और नो एनी अदर वर्ड लाइक. ओके, लाइक मतलब लाइक के जैसा कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ पे. सीधा बोल दिए लव इज अ बैटलफील्ड, टाइम इज अ थीफ, टाइम इज अ थीफ यहाँ पे बोल रहे हैं. और यहाँ क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, टाइम इज लाइक अ रिवर, या फिर हम लोग कह सकते हैं टाइम इज लाइक अ मनी, लाइक मनी, सॉरी आई शुड नॉट बी देयर. टाइम इज मनी हम लोग कई बार बोलते हैं, तो वो हो गया मेटाफर. टाइम इज लाइक मनी भी बोल सकते हैं. तो सिमिली और मेटाफर के बीच में बेसिक यही डिफरेंस होता है. अब मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि हमेशा कंपैरिजन का मतलब सिमिली नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम लाइक माई फादर. यहाँ पे लाइक यूज हुआ है. आई एम लाइक माई फादर मतलब मैं अपने पापा के जैसी हूँ या जैसा हूँ. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. रोहन इज एज गुड एज यू, मतलब कि जो रोहन है यू के जैसा, तुम्हारे जैसा, आपके जैसा अच्छा है. तो यहाँ पे हम इसको सिमिली नहीं कहेंगे. सिमिली क्या होता है इसको समझिए. दो अनलाइक चीजों के बीच का कंपैरिजन होता है सिमिली, और दो पर्सन के बीच में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो सिंपली एक कंपैरिजन है लेकिन सिमिली नहीं है. सो आई होप इट इज क्लियर दैट व्हाट इज सिमिली. मैंने शुरू में ही ये बता देना था, बट ये पॉइंट रह गया था तो मैंने सोचा कि इसे क्यों ना बता ही दिया जाए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिमिली एंड मेटाफर एंड ऑफ कोर्स देयर डिफरेंस. सो डिफरेंस में कुछ खास रूल है नहीं, बस यही है आपको याद रखना है. सिमिली में एज या फिर लाइक होगा ही होगा, जो कि मेटाफर में नहीं होगा. वो डायरेक्टली जंप कर जाता है, एक वर्ड को दूसरे मीनिंग में डायरेक्टली बता देता है कि वो वही है. ठीक, तो आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर in your mind what is simile and what is metaphor. So learners, if you like this video and if you have any kind of confusion, if you have any questions regarding these things, so you can ask me in the comment section below. We will meet in our next video with more literary devices. Till then, stay connected. Okay, so happy learning. Bye bye.